सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का महा मैराथन सेशन कराने वाले हैं। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप सभी अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सभी को कल के पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमारा यह वीडियो 1 घंटे के ऊपर नहीं होने वाला है, 1 घंटे के अंदर ही आपका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अगर आप 4th सेमेस्टर में चले गए हो, है ना, 4th सेमेस्टर में चले गए हो तो यहीं पर आपको नोट्स की PDF मिलेगी और यहीं पर PYQ पेपर मिलेगा। तो आप सभी इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी मैंने ऐप पर अपने नोट्स को अपडेट नहीं किया है, लेकिन जल्द ही आपको नोट्स अपडेट करके दे दूंगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नोट्स की PDF की तरफ लेकर चलते हैं। तो आप सभी को इसमें पता है कि इसमें 2 से 3 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है वो है वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग आपको पढ़ना है। वेल्डिंग एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में ऐसा बता दूंगा कि आपको वेल्डिंग की परिभाषा वहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सूटेबल टेम्परेचर आपको लेना है, ठीक है, और आपको क्या लेना है, उसके साथ ही आपको एक प्रेशर लेना है। और कभी कभी क्या है कि आपको फिलर मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और कभी कभी फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कभी कभी आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और कभी कभी प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सूटेबल टेम्परेचर पर किसी भी 2 वस्तुओं को हम जोड़ रहे हैं, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वेल्डिंग प्रक्रिया कहलाती है। चलिए, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आप सभी पढ़ने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, लेकिन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट भी याद रह जाते हैं तो आप किसी और वेल्डिंग्स में भी इस चीज़ को इंक्लूड करके कम से कम पासिंग मार्क्स तक पा सकते हो। तो किसी भी टूटे हुए उत्पाद को, यह किसी मेटल के 2 भागों को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। वेल्डिंग एक सिंपल प्रोसेस है और वेल्डिंग किया हुआ उत्पाद उतना ही मजबूत होता है जितना कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। ठीक, 2 चीज़ क्लियर हो गई। वेल्डिंग उपकरण ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं तथा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। यह सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं या मिश्र धातुओं को, ठीक है, धातुओं या मिश्र धातुओं को हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इस विधि में हार्मफुल गैसेज और आपके रेडिएशंस का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरा है। वेल्डिंग प्रोसेस में रेजिडुअल स्ट्रेसेज होती हैं, इसलिए फटीग रेजिस्टेंस कैपेसिटी कमज़ोर होती है। यानी आप इसे जो फटीग पढ़े होंगे, है ना, फटीग क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे 2 से 3 या 4 टर्म में तो ये जल्दी से टूट जाएगी। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग वाले हिस्से की संरचना जो होती है वो लैटिक्स स्ट्रक्चर में बदल जाती है। ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान अत्यंत दहनशील गैसें और हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप पढ़ करके आराम से बैग को क्लियर कर सकते हो, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। अगर इस नोट्स की PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो आप सभी को क्या करना होगा, 9369041920 पे क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा। और टोटल नोट्स की, यानी इस नोट्स की जो प्राइस है वो मात्र 49 है। तो आप अपने बैग को आराम से एक रात में पढ़ के, थ्योरी को पढ़ करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, वेल्डिंग पोजीशन वगैरह है, ये नोट्स से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। इसमें कई सारे पोजीशंस हैं। अगर इन चीज़ों को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा। तो हमें उन्हीं चीज़ों को क्लियर करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेता है वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक क्या है, तो 2 प्रकार की वेल्डिंग टेक्निक होती है, एक लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक और एक राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, लेफ्ट वाले में क्या होता है कि आपकी जो भी वेल्डिंग प्रक्रिया है वो दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर होती है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है, मतलब लेफ्ट की ओर होती है, यानी ये दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर जाती है। और ज्वाला जो है वो कब होती है, वेल्डिंग से आगे चलती है। तो ज्वाला जो होती है वो वेल्डिंग से आगे चलती है, और फिलर मटेरियल जो होता है वो ज्वाला से आगे चलाई जाती है। ये 3 पॉइंट है।
और इस वेल्डिंग की तकनीक में 3 mm तक की मोटाई के कार्यखंडों को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में 60 से 70 डिग्री एवं फिलर रॉड को 30 से 40 डिग्री के कोण पर रखते हैं। तो फिर से सुन लीजिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक क्या है। लेफ्ट वार्ड मतलब लेफ्ट की ओर, यानी इसमें वेल्डिंग जो है दाईं से बाएं की ओर की जाती है, और ज्वाला जो होती है, ज्वाला वो बिल्डिंग के आगे चलती है, और फिलर मटेरियल जो होती है वो ज्वाला से आगे होती है। जो आपकी ज्वाला है वो वेल्डिंग से आगे होती है और फिलर मटेरियल ज्वाला से भी आगे होती है, और 3 mm तक की मोटाई के कार्यखंडों को जोड़ा जाता है। इसमें टार्च को 60 से 70 डिग्री और फिलर रॉड को हम 30 से 40 डिग्री पर रखते हैं। तो देखिए आपका वेल्डिंग डायरेक्शन, और आप सभी यहाँ पर देख सकते हो टार्च 60 से 70 डिग्री पे रखा गया है और आपका फिलर मटेरियल 30 से 40 डिग्री पे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसमें वेल्डिंग जो है वो दाईं तरफ से किस तरफ की तरफ की जा रही है, बाईं तरफ की तरफ की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ लेफ़्ट की तरफ ये वेल्डिंग को प्रोसेस किया जा रहा है, और इसमें ज्वाला जो होती है वो बिल्डिंग के आगे चलती है। तो यहाँ पर कहीं पर फ्लेम होगी, और आपकी फिलर मटेरियल जो होती है वो ज्वाला के भी आगे होती है। तो ये फिलर मटेरियल जो है ये आपके ज्वाला के भी आगे है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राइट वर्ड वेल्डिंग है। इस चीज़ को पूरी तरीके से अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपका राइट वर्ड वेल्डिंग हो जाएगा। मतलब वेल्डिंग जो है वो बाईं से दाईं की ओर चलेगी, ज्वाला वेल्डिंग की तरफ होगी, यानी उसमें वेल्डिंग के आगे चला रहे थे या इधर वेल्डिंग की तरफ चलाएंगे। वेल्डिंग रॉड ज्वाला के पीछे चलते हैं, और इनका प्रयोग जो होता है वो 5 mm, इनका प्रयोग जो होता है 5 mm से अधिक मोटाई के कार्यखंडों को जोड़ने में किया जाता है। और प्रक्रिया में 40 से 50 डिग्री टार्च की रखते हैं एंगल, और 30 से 40 डिग्री पर आपके फिलर मटेरियल को रखते हैं, ठीक है। आपके सामने रखा है फिगर, उसे आप देख लेना। अब आते हैं हम गैस वेल्डिंग के ऊपर, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए गैस वेल्डिंग पढ़ना, और आप सभी का अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो गैस वेल्डिंग क्या है आप फिगर पहले देख लीजिएगा। फिलर रॉड कहाँ पर है, फील्ड क्या है, और ब्लो पाइप जिसकी वजह से हम जो भी आपका फ्लेम है उसको ला करके दे रहे हैं, और आप यहाँ पर वेल्डिंग की जो वेल्डिंग की हुई एरिया है और जो पिघलाई हुई एरिया है ये, ठीक है। समझिए इसमें थ्योरी में क्या क्या लिखना है। एक ऐसी वेल्डिंग है जो दो कार्यखंडों को जोड़ने के लिए उनकी सतह को संलग्न तापमान यानी फ्यूजन टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करके हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है। गर्म करके क्या करते हैं, पिघलाएंगे, और फिर पूरक धातुओं का प्रयोग करके कोई भी प्रेशर नहीं लगाएंगे। जैसा कि वेल्डिंग के डेफिनेशन में मैंने बताया कि कहीं पर दाब लगाते हैं और कहीं पर नहीं भी लगाते, बिना दाब डाले हुए वेल्डिंग करते हैं। धातुओं की सतह को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इस ऊष्मा को ईंधन गैसों को जला करके हम प्राप्त करते हैं। ईंधन गैस को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करके धातुओं को आपस में जोड़ने की इस क्रिया को हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। ऐसी वेल्डन विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को फ्यूजन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं उसे हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। ईंधन गैसों के रूप में हम क्या यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ज्वलन गैस के रूप में धातु को पिघलाने के लिए, ज्वलन गैस के रूप में जो जला रहे हैं, ठीक है, और धातु को पिघलाने के लिए मीथेन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन आदि गैसों का प्रयोग किया जाता है, जिसे जलाने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दो तरीके की गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग को ही हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं। पहला है हाई प्रेशर और दूसरा है लो प्रेशर। तो सिर्फ आपको यहाँ पर गैस वेल्डिंग पढ़ना है और इसके टाइप्स के ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। फ्लेम क्या होता है, गैस वेल्डिंग टेक्निक में गैस ही ईंधन की तरह प्रयोग की जाती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग टेक्निक में गैस ही ईंधन की तरह प्रयोग की जाती है। जब किसी ज्वलनशील गैस को वेल्डिंग टार्च की टिप पर ऑक्सीजन या वायु की स्थिति में जलाया जाता है, कोई भी ज्वलनशील गैस है और कोई भी ब्लो पाइप की मदद से उसके टिप पर जलाया गया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला या फ्लेम कहते हैं। समझ गए। कोई भी आपकी ब्लो पाइप है, ठीक है, आपकी कोई भी यहाँ पर ब्लो पाइप है, ठीक है, और जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जला करके किसी भी जो भी धातु ली हो उसको गर्म कर रहे हो, तो जो टिप पर यहाँ पर फ्लेम निकल रही है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेम। क्या कहते हैं, फ्लेम, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से फ्लेम हैं। ब्लो पाइप से निकलने वाले फ्लेम को ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं।
पहला हमारा न्यूट्रल फ्लेम होता है। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, यह पूरी तरीके से उदासीन रहती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो पूरी तरीके से 1:1 का अनुपात होता है। इसका प्रयोग स्टील, कॉपर आपका इन सब में प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके इनर मतलब और आउटर, ये अंदर का टेम्परेचर जो है 3232 डिग्री होता है और टेम्परेचर आउटर 1260 डिग्री होता है। ये आपका न्यूट्रल फ्लेम हो गया। अगला है कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। 3 तरीके की फ्लेम है आपका, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो हम कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम को समझते हैं। या एक ऐसी फ्लेम जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें एसिटिलीन अधिक होने के कारण इसके बीच का क्षेत्र पूरी तरीके से दिखाई देता है और इसके मध्य के क्षेत्र में सफ़ेद गर्म कार्बन के कण होते हैं। यही कण वेल्डन प्रक्रिया के दौरान पिघली धातु में जल जाते हैं, इसलिए इस ज्वाला को हम क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो इसमें एसिटिलीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन की अपेक्षा, और एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि इसके बीच का पार्ट दिखता है और इसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं जो जल जाते हैं, इसीलिए हम इसे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम और उनके मिश्र धातुओं को वेल्ड करने के लिए इस फ्लेम का हम उपयोग करते हैं। आइए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऐसी फ्लेम है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो एसिटिलीन की अपेक्षा अधिक होती है। जैसा कि आप कार्बोराइजिंग से ऑक्सीटिलीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग में आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा से अधिक होगी और 2 चीज़ों का ही मिश्रण है ये आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। न्यूट्रल में दोनों की अनुपात समान होती है। इस ज्वाला का प्रयोग धातु की कटाई से पहले गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ज्वाला का प्रयोग कांसा, पीतल इत्यादि अलौह धातुओं को वेल्ड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यानी आपकी गैस वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली है, तो हम आते हैं आपके मिग और टिग वेल्डिंग के ऊपर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान रखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मिग और टिग वेल्डिंग। मिग और टिग वेल्डिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। मिग वेल्डिंग का पहले फुल फॉर्म आपको ठीक है पता होना चाहिए। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से इसे हम जानते हैं। इस प्रोसेस में मेटल का एक तार लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें तार लिया गया और ये इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा। ठीक है, और इसे मेटल और वर्क पीस के बीच में क्या उत्पन्न किया जाता है, आर्क उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोड का तार आर्क से क्या होता है, पिघल जाता है और कार्यखंड को गर्म करके पिघला देता है। इलेक्ट्रोड उसी धातु का होता है जिस धातु के कार्यखंड वर्कपीस होता है, यानी जिस वर्कपीस को हम वेल्ड कर रहे हैं उसी धातु का हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेना होता है और मेटल और वर्कपीस के बीच में क्या करते हैं, हम आर्क उत्पन्न करते हैं और जो वायर हमने यूज किया है इलेक्ट्रोड के रूप में वो पिघल जाएगा और वहाँ के जो भी एरिया है जहाँ पर हमें वेल्डिंग करना है उसको वो पिघला देगा। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग जो होता है इलेक्ट्रोड कंज्यूमल होता है। ठीक है, और इसमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हम वेल्डिंग देखेंगे। पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं फटाफट से। एडवांटेज है यह तीव्र वेल्डिंग होती है और इसमें किसी भी प्रकार की फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। इसका प्रयोग भारी उद्योग, मोटर गाड़ी, प्रेशर कंटेनर, बॉयलर शिप्स आदि में किया जाता है। अगर आप पूरी वेल्डिंग प्रोसेस को पढ़ लेते हो, पूरी वेल्डिंग चैप्टर को पढ़ लेते हो, तो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, मैं आप सभी से वादा करता हूँ। ठीक है, वेल्डिंग ही इतना ब्रॉड है कि आपका लगभग 15 नंबर का देता है और थ्योरी है, छोड़ करके नहीं आना है। अगला है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। जैसा कि ऊपर देखा हमने मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, अब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। फिगर आपके स्क्रीन पर है, आपका बनाना काम है, हम इसको समझा देते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आर्क जनरेट करने के लिए टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर जिस वर्कपीस को हमने क्या कर रहा है, वेल्ड करना है, उस वर्कपीस का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लिया। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो टंगस्टन का लेते हैं और ये एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है,
अन्य प्रकार की बिल्डिंग की तरह इस बिल्डिंग में ऑक्सीजन जो है वो बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए हम एक अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। इस प्रोसेस में एक आर्गन गैस सिलेंडर, वेल्डिंग टार्च तथा आर्क के साथ एक निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो समझ लीजिए। देखिए आपके मिग बिल्डिंग और टिग बिल्डिंग, ठीक है, दोनों में आपको थोड़ा सा अपोजिट सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का एडवांटेज है कि इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में हम क्या करते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। तो किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग किया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत पतले सीट पर वेल्डिंग किया जा सकता है। लौह और अलौह धातुओं को समान रूप से हम जोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ के होते हैं। लौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने में, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा हमसे ही पढ़ने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन है। अनुप्रयोग मैं सोचा कि कहीं डिसएडवांटेज के बारे में बात हो रही है, तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। लौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने में, अलौह धातु उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने में, उच्च ताप वाले मिश्र धातुओं को जोड़ने में, टाइटेनियम, जर्कोनियम, सोना, चांदी इत्यादि जोड़ने में, ठीक है। अगला हमारा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन 2024 में पूरी तरीके से उम्मीद है पूछे जाने की। गैस वेल्डिंग हो गया, मैं लिख देता हूँ, गैस वेल्डिंग हो गया और आपकी थर्मिट वेल्डिंग हो गई, ठीक है। इन दोनों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से 2024 में पूछे जाने की हैं, तो इसको पढ़ लेना है। गैस वेल्डिंग का प्रयोग होता है पटरियों को जोड़ने के लिए, और एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन से आप सभी किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं। दो कार्यखंडों को जोड़ने के लिए पहले क्या करते हैं कि वहाँ पर उसको पिघलाते हैं, फिर उसके बाद जोड़ करके हम सारी चीज़ों को करते हैं। इसे थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग में क्या क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है और क्या होता है आपका, और एल्युमिनियम है, और दोनों का अनुपात आपके स्क्रीन पर है 3:1, और इसको मिला करके हम बेरियम पाउडर तैयार करते हो, और टेम्परेचर जो यहाँ पर होता है वो कितना होता है, 3000 अंश सेंटीग्रेड तक का होता है। तो आप सभी थर्मिट वेल्डिंग का डायग्राम देख सकते हो, यहाँ आपका एक हॉपर कह सकते हो है, ठीक है। हॉपर से हम सारे भी एल्युमिनियम, जो भी एल्युमिनियम आपका और आयरन ऑक्साइड है उसको लेकर के बेरियम पाउडर जो है उसके साथ मिला करके, और फिर यहाँ पर एक हीटिंग गेट होता है जहाँ से आप ईंधन वगैरह डालते हो, फिर पूरी तरीके से गर्म करते हैं। बाद में ये चीज़ें स्लैग के रूप में आ जाती हैं, फिर उसको तोड़ करके निकालते हैं और हमारा वेल्डिंग प्रोसेस तैयार हो जाता है। तो देखिए पूरी थ्योरी लिखी हुई है, इसको ही आपको लिखना है। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर इस 3:1 के अनुपात में लेंगे, और बेरियम पाउडर या बेरियम परऑक्साइड के साथ जलाएंगे, और 3000 अंश सेंटीग्रेड तक की ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो कि एक एक्सोथर्मिक वेल्डिंग रिएक्शन है। इस क्रिया में तापमान अधिक होने के कारण बनी ऊष्मा आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड को पिघला देती है, ठीक है। और ये पिघला हुआ मिक्सचर ही क्या कहलाता है, थर्मिट मिक्सचर कहलाता है। क्या कह रहे हैं ये फिर से सुन लीजिएगा। इस क्रिया में तापमान अधिक होने के कारण यह जो ऊष्मा है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड को पिघला देती है, और पिघला हुआ जो मिक्सचर है वो आपका थर्मिट मिक्सचर है। थर्मिट मिक्सचर में कार्यखंड को वेल्ड करने वाले सतह पर डालेंगे, और थर्मिट मिक्सचर का तापमान अधिक होने के कारण वर्कपीस धातु की कुछ मात्रा पिघल जाएगी। यानी जब हम थर्मिट मिक्सचर को जहाँ पर भी हमको वेल्ड करना है वर्कपीस के ऊपर हम डालेंगे, तो थर्मिट मिक्सचर के साथ वो जो वर्कपीस है वो भी सब कुछ पिघल जाएगा और एक मजबूत वेल्डिंग बनाएगा। बाद में उसे तोड़ करके हटा करके हम अपने एक सफ़ेद फिनिशिंग, मतलब सफ़ेद नहीं, मतलब एक फिनिशिंग एरिया को प्राप्त कर लेते हैं। और इसका प्रयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रयोग जो होती है वो रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है बड़ी मशीनों को वेल्ड करने के लिए, ठीक है। प्रेशर थर्मिट, नॉन प्रेशर थर्मिट कुछ नहीं पढ़ना है। यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग देख लीजिएगा। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, बड़े मशीनों में, रिमोट के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को आप कहोगे कि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, नहीं, यहाँ पर रिमोट के अंदर भी थर्मिट वेल्डिंग का होता है, हर एक प्रोसीजर अलग है। भारी पाइपों को जोड़ने के लिए, गार्डर और साफ्ट, यानी आप जो घर वरों में देखे होगे कभी, है ना। एक्सोथर्मिक वेल्डिंग आमतौर पर तांबा कंडक्टर के लिए उपयोग की जाती है। कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की विधि द्वारा जोड़ना आसान होता है, इस विधि द्वारा जोड़ना आसान होता है। चलिए टिग और मिग वेल्डिंग है, इसका देख लीजिएगा डिफरेंस क्या है। टिग और मिग वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस है ना,
कई बार पूछा गया है तो मैं इसलिए आप सभी को करा दे रहा हूँ, है ना। बाद में आप सभी कहेंगे कि यही आ गया आपके एग्जाम में, है ना। तो टिग और मिग वेल्डिंग का डिफरेंस देख लीजिए। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये आपका टिग जो होता है वो एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें और एसी और डीसी दोनों प्रकार की पावर सोर्स होती है, इसमें डीसी होती है। सील्डिंग है तो सिर्फ इनर्ट गैसों का प्रयोग किया जाता है, इसमें इनर्ट गैसों के साथ CO2 का भी प्रयोग होता है। ये तीव्र प्रोसेस है, ये अधिक तीव्र प्रोसेस है, ठीक है। इसमें दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक हाथ से ही काम हो जाता है। इसमें अलग से जो है फिलर मटेरियल होता है, इसमें अलग से फिलर मटेरियल प्रयोग नहीं होता है। 600 एम्पियर तक की धारा प्रयोग होती है, इसमें 350 एम्पियर तक की धारा प्रयोग होती है। अगर मैं 8वां यहाँ पर डिफरेंस आप सभी के साथ शेयर करूँ तो टिग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रोड होता है वह उसी धातु का होता है जिस धातु का आप वेल्डिंग कर रहे होते। लेकिन अगर हम मिग वेल्डिंग की बात करें तो उसमें टंगस्टन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो सॉरी, मिग वेल्डिंग में ऐसा होता है कि आपको उसी धातु का लिया जाता है जिसमें आपका जिस वर्कपीस का, जिस धातु का वर्कपीस होता है उसी का हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। लेकिन टिग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो 8वां भी डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। अगला हमारा आता है परक्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। परक्यूजन वेल्डिंग पूछा जा रहा है लेकिन कई बार नहीं पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप करेंगे। रजिस्टेंस वेल्डिंग की तरफ चलते हैं। रजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, ठीक है। रजिस्टेंस वेल्डिंग का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देख लीजिएगा। रजिस्टेंस वेल्डिंग में धातु को दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए विद्युत धारा के साथ यांत्रिक दाब का सहारा लिया जाता है। दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत धारा के साथ यांत्रिक दाब का सहारा लेते हैं। वेल्डेड इलेक्ट्रोडों में उस समय धारा बहती है जब वेल्ड किए जा रहे दोनों टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। वेल्डन की इस क्रिया में पहले विद्युत धारा द्वारा धातुओं के छोटे से भाग में कम इतनी ऊष्मा पैदा की जाती है कि वहाँ का भाग वो द्रवित हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद दोनों टुकड़े कुछ देर दबाकर रखे जाते हैं और पिघली हुई धातु ठंडी हो जाती है और आपस में जुड़े रहने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेती है। रजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो एक तीव्र वेल्डिंग है, इतनी भी तीव्र वेल्डिंग नहीं है। इसमें आसानी से स्वचालित की जा सकती है और एक सस्ती है। लिमिटेशन है कि प्रारंभिक औजारों का अधिक मूल्य है, फटिग रेजिस्टेंस कम होता है और लैप जॉइंट के कारण भार बढ़ जाता है। भाई लैप जॉइंट का मतलब आप सभी पढ़े होंगे, जब इसमें एक्स्ट्रा जब सब कुछ हो जाएगा तो इसकी वजह से ये भार बढ़ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाता है। आप सभी स्पॉट वेल्डिंग पढ़े होंगे, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग में देख सकते हैं कि आपका कॉपर का यहाँ पर इलेक्ट्रोड है और आपका जो भी वर्कपीस है इसके ऊपर ये स्पॉट करेगा और आपकी वेल्डिंग यहाँ पर प्रक्रिया होती है। तो समझ लेते हैं स्पॉट वेल्डिंग में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, मैंने बहुत आसान वर्डों में लिखा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो 9369041920 पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नोट्स की प्राइस मात्र 49 रुपीज़ है, ठीक है। इसी विधि द्वारा धातुओं को बिंदुओं के रूप में वेल्ड किया जाता है, यानी स्पॉट वेल्डिंग में किसी एक स्पॉट पर, पॉइंट पर वेल्डिंग किया जाता है तथा छड़ इलेक्ट्रोड के मध्य जोड़े जाने वाले धातु खंड को पकड़ा जाता है, ठीक है। और उच्च धातु प्रवाहित की जाती है, फिर इलेक्ट्रोड द्वारा ही दाब लगाकर बिंदु जोड़ प्राप्त कर लेते हैं। दाब लगाने के समय विद्युत प्रवाह को बंद कर दिया जाता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं स्पॉट वेल्डिंग में तो ऑटोमेटिक वो विद्युत धारा बंद हो जाती है, ठीक है। तो दो धातु को खंड को पकड़े और उसे यहाँ पर क्या किया कि एक स्पॉट करा गया और स्पॉट के द्वारा वहाँ पर दाब लगाया गया और जब हम दाब लगा रहे हैं तो विद्युत धारा को बंद कर दिए और हमारा जो भी चीज़ें हैं वो रेडी हो गई, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग आपसे पूछ सकता है। सीम वेल्डिंग में सेम प्रोसेस है। स्पॉट वेल्डिंग में यहाँ पर दो सिलेंड्रिकल व्हील होते हैं, इसकी मदद से हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं उनको किया जाता है। छड़ों के रूप में न होकर सिलेंडर के रूप में होते हैं। वेल्डिंग करते समय घूमते रहे इस तरह के वेल्ड लगातार होता रहता है। इसमें धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रोड का दाब दोनों लगातार बने रहते हैं। सीम वेल्ड का प्रयोग बड़ी बड़ी चादरों, पाइपों एवं लंबे क्षेत्र में वेल्ड करने के लिए किया जाता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम जो इम्पोर्टेंट वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी आप सभी से पूछा जाता है। लेज़र बीम वेल्डिंग कई बार पूछा गया है। लेज़र बीम वेल्डिंग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेज़र बीम वेल्डिंग जो प्रक्रिया है वो लेज़र के द्वारा निकलने वाले तरंगों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा द्वारा पूर्ण की जाती है। इस प्रक्रिया में रेडिएशन द्वारा उच्च प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रम बहुत ही तीव्र गति से होने वाला प्रक्रम है।
इस प्रक्रिया का कार्य सिद्धांत लेजर पर आधारित है, यानी पूरी तरीके से यह लेजर के ऊपर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश पुंजों की सहायता से पूर्ण होती है। प्रकाश में इनमें विभिन्न प्रकार की तरंगें होती है, जो कुछ तरंगें उच्च स्रोत के निर्माण में बाधा डालती हैं, परंतु लेजर बीम एक समांतर तरंगों का प्रकाश पुंज है। इनकी उत्पत्ति बार बार क्या करती है, विकिरण करना पड़ता है। लेजर बीम दर्पण या फोकसिंग लिंक से निकलने के पश्चात धातु से टकराते हैं और वहाँ पर उस जगह पर ऊर्जा एक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और फिर उसे प्लास्टिक अवस्था में ला करके फिर ठंडा होने के बाद वहाँ पर जोड़ प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग भी है, आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की थ्योरी पढ़ लेना। और लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में अंतर, गैस वेल्डिंग और विद्युत आर्क वेल्डिंग में अंतर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसीजर में इतना ही है। काफ़ी चीज़ें जो है मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टोटल ये थ्योरी पोर्शन है, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार वो मेमोराइज हो जाएगा। तो आप सभी इस नोट्स को लेकर के अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। बिल्डिंग प्रोसेस को हमने शॉर्ट में कवर कर लिया है, आप नोट्स लेकर के पढ़ भी सकते हो। फाउंड्री शॉप की क्या क्या सेफ्टी है, पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक बनता है। धातु को सांचे में उड़ेलने हेतु सही विधि का चयन करते हैं। धातु को उचित मात्रा में ही क्रूसिबल या हॉपर जो ऊपर से हम डालते हैं, ठीक है, उचित मात्रा में ही हमें डालना है। धातु को सांचे में उड़ेलते समय टेम्परेचर उचित रखना चाहिए। पैटर्न को सुरक्षात्मक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। धातु को पिघलाते समय आंखों पर काला चश्मा लगाना चाहिए। भट्ठी पर कार्य करते समय हाथ में दस्ताने होना चाहिए। पैरों की सुरक्षा हेतु लेदर शूज का प्रयोग करना चाहिए। कपड़ों की सुरक्षा हेतु एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। भट्टी में पिघली धातु को उचित मात्रा में समय समय पर निकालते रहना चाहिए। कार्यस्थल की सतह साफ सुथरी होनी चाहिए। जलती आग में ऊपर से मिट्टी तेल नहीं डालना चाहिए। तैयार कास्टिंग ठंडा होने के पश्चात छूना चाहिए। ठीक है, आप सभी का इसमें एक टॉपिक आता है क्यूपोला फर्नेस, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसे इम्पॉर्टेंट समझ के तैयार कर लेना, वीडियो देख लेना और डायग्राम तैयार कर लेना और फिर इसमें लिख देना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, क्यूपोला फर्नेस यहाँ पर है, दिखा देता हूँ। यह है क्यूपोला फर्नेस, आप इसका फ़ोटो ले लेना, बहुत सरल सा डायग्राम बनाया हूँ। और इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें 5 जोन होते हैं। एक पहला जोन होता है वेल, यह सबसे नीचे का भाग होता है, यहाँ पर धातुमल एवं पिघला हुआ ढलवा लोहा निकाला जाता है। कंबशन जोन होता है, यह वेल के ऊपर एवं मेल्टिंग जोन के बीच में आता है। इसमें ट्यूअर एवं वेयर ब्लास्ट इनलेट और ईंधन का दहन होता है। तीसरा मेल्टिंग जोन है, यह दहन कक्ष एवं प्री हीटिंग जोन के बीच का भाग होता है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। प्री हीटिंग जोन मेल्टिंग जोन से लेकर चार्जिंग तक का क्षेत्र प्री हीटिंग जोन कहलाता है। इस प्री हीटिंग जोन में चार्ज डाला जाता है। स्टैक जोन, यह क्यूपोला भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसके निचले भाग में चार्जिंग डोर होता है। फाउंड्री शॉप का मैंने सेफ्टी बता दिया है। क्यूपोला फर्नेस, क्रैंक के ढलाई के लिए मोल्ड तैयार करने के बहुत सारे पद हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्रैंक की ढलाई कैसे करते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, पूरी तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें बैक आ रही है तो बहुत बुरी बात है, बट ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। सर्वप्रथम पैटर्न के दो भागों में से एक भाग चपटे वाला सिरा समतल फर्श पर रखेंगे। अब एक होता है कोप, एक होता है ड्रैग, समझना पड़ेगा। आप अगर पहले से पढ़ेंगे तो कोप और ड्रैग के बारे में है, बाकी मैं आगे दिखा दूंगा। इस प्रकार रखते हैं कि पैटर्न बोर्ड के लगभग एकदम बीच में आए और पैटर्न के चारों ओर फेसिंग बालू लगा देंगे। इसके पश्चात बॉक्स में ग्रीन सैंड भर देंगे तथा रैम से पीट करके बालू को दबा देंगे। अब ड्रैग को उलटकर सीधा कर देंगे और पैटर्न के शेष भाग को लगाएंगे। राइजिंग एवं स्प्रू को उचित स्थानों पर रखकर पार्टिंग सेट को ड्रैग की सतहों पर छिड़का जाता है। अब पहले ही की तरह पैटर्न के चारों ओर फेसिंग बालू डालेंगे, फिर ग्रीन सैंड डालकर अच्छी तरह समतल करके उसको दबा देंगे और स्क्रू पिन और राइजर को बाहर निकाल लेंगे और कोप को ड्रैग के ऊपर से सावधानी पूर्वक अलग कर देंगे और दोनों बॉक्सों से पैटर्न को निकाल लेंगे और फिर हमारा स्क्रू से मोल्ड तक पिघली धातु को पहुँचाने हेतु गेट बनाएंगे और फिर गेट के माध्यम से उसमें हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं आगे सब कुछ करेंगे और उसके बाद आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर निकालना है। मोल्ड में से शेष बालू के कणों को बाहर निकाल लेंगे और कोप को ड्रैग के ऊपर पहले की भांति रख देते हैं और कोप के ऊपर कुछ भार रख दिया जाता है ताकि मोल्ड फूलने ना पाए, है ना।
आगे भी मोल्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट है, इसको देख लीजिएगा, छन्नी वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हो। बालू सैंड मोल्डिंग के कौन कौन से गुण होने चाहिए बालू में। पहला गुण है कि आपका रिफ्रैक्ट्रीज यानी जो भी पदार्थ है वो मतलब अधिक से अधिक आपका ताप सह सके। दूसरा, इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होना चाहिए यानी जल्दी से जल्दी ये डिफ्लेक्ट ना हो। तीसरा, इसमें पोरोसिटी का गुण होना चाहिए यानी इसमें बबल वगैरह होकर के निकलने का चांसेस ना रहे, ठीक है। संसंजकता जिसमें जुड़े रहने का गुण, ठीक है। और आसंजकता जिससे हम मजबूत पकड़ बनी रहती है। और अन्य गुण है कि बालू सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, बालू सस्ता होना चाहिए, बालू एक से अधिक बार प्रयोग करने का गुण होना चाहिए। चलिए टाइप्स ऑफ पैटर्न पे आते हैं। स्प्लिट पैटर्न आता है, इसमें डॉवेल पिन लगा होता है। स्प्लिट पैटर्न में क्या होता है, ए पैटर्न दो या दो से अधिक पार्ट्स में होते हैं जो डबल पिन से जुड़े रहते हैं, जिससे इन खंडों को सांचा बनाते समय आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से अलग किया जा सके। यह मूल रूप से दो भागों में बनाए गए हैं, एक आपका 2 पीस पैटर्न और एक आपका 3 पीस पैटर्न। मोल्डिंग बॉक्स का एक भाग कोप और एक दूसरा भाग क्या कहलाता है, ड्रैग। तो जो भी हमारा मोल्डिंग बॉक्स यूज करते हैं जो मोल्ड करने के लिए, उसका एक भाग को हम कोप कहते हैं और दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, आपका ड्रैग कहते हैं। गेटेड पैटर्न होता है, गेटेड पैटर्न में क्या होता है कि आप एक नाली के थ्रू जो भी आप डाल रहे हो मटेरियल, मेल्टिंग मटेरियल, वो सभी नालियों में जाए और एक साथ बहुत सारे पैटर्न तैयार हो। अगला है स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न हमारे जो भी वो होता है प्रैक्टिकल वाइवा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। स्वीप पैटर्न जो होता है कि मदद से क्या होते हैं, सिमेट्रिकल और सर्कुलर पैटर्न को निर्मित किया जाता है। इसमें कर्व्ड एज की लकड़ी की पट्टिका होती है जिसे हम स्वीप कहते हैं, तथा इनको स्पेंडल के चारों ओर घुमाते हैं जिससे वह धीरे धीरे अपनी कोर की बनावट के अनुसार पहले से खोदे कुछ कम व्यास के गड्ढे के अंतःपृष्ठ से अतिरिक्त रेत को खुरचने का काम करेगी और सांचे की आवश्यक शेप एंड साइज को प्रदान करेगी। इसके पश्चात स्पिंडल एंड स्वीप को बाहर निकालेंगे और हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अगला है हमारा पैटर्न अलाउंसेज। पैटर्न अलाउंसेज का मतलब क्या होता है कि हम जो भी पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी छूट दे देते हैं। छूट देने का मतलब है कि बाद में हमको फिनिशिंग करना हो या टेम्परेचर की वजह से वो बढ़ जाए या घट जाए, तो इसके लिए से हमें छूट दिया जाता है और वही छूट हमारा कहलाता है अलाउंसेज। पैटर्न को कंप्रेशन, मशीनन, स्ट्रेन आदि दोषों से बचाने हेतु, ठीक है, कुछ बड़ा बनाया जाता है। इस प्रकार को ही हम क्या कहते हैं, अलाउंसेज कहते हैं। इसमें हमारा श्रिंकेज अलाउंसेज आता है, यानी इसमें क्या होता है कि कास्टिंग कार्य में प्रयुक्त की गई पिघली धातु जो होती है ठंडी होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है, जिसके कारण ठंडा होने पर कास्टिंग की डायमेंशन कम हो जाती है। अतः इसके पैटर्न में बीमा में हम क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंसेज देते हैं, और किस में कितना देते हैं वो देख लीजिएगा। अगला है हमारा ड्राफ्ट अलाउंसेज। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलाउंसेज दी जा रही है इसी को क्या कहते हैं हम, ड्राफ्ट अलाउंसेज, ठीक है। चलिए ड्राफ्ट अलाउंसेज क्या होता है कि बाहर निकालते समय सांचे को टूटने से बचाने के लिए पैटर्न ऊर्ध्वाधर सतहों से कुछ झुका हुआ बनाते हैं और जिससे हम इसे क्या करें, आराम से निकाल सकें। इसे हम क्या कहते हैं, आपका ड्राफ्ट अलाउंसेज। अगला है मशीनिंग अलाउंसेज, ठीक है, फिनिशिंग के लिए जो अलाउंसेज दी जाती है, ठीक है। और आपका एक होता है सेकिंग अलाउंसेज। सेकिंग अलाउंसेज का मतलब ये होता है कि कुल्फ़ी आपने देखा होगा, जो कुल्फ़ी में चारों तरफ से ऐसे हाथ फेर फेर करके बाद में उस कुल्फ़ी को बाहर निकालते हैं, उसे हम कहते हैं सेकिंग अलाउंसेज। यानी जो भी पैटर्न है उसको सांचे से हम क्या करते हैं, चारों तरफ ठोक ठोक करके चोट मार करके निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल। किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से हम प्रोसीजर को अपनाते हैं वो चीज़ है। पैटर्न के कौन कौन से लक्षण हैं, पूरा थ्योरी है, आप सभी देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है। अब आइए विभिन्न प्रकार के कोर को समझ लेते हैं कि कोर क्या है, ठीक है। पहला हॉरिजॉन्टल कोर। इस प्रकार की कोर को क्षैतिज अवस्था में ही मोल्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला आता है वर्टिकल कोर, जहाँ पर इसे हम वर्टिकली यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोरों का एक सिरा सीट कोप में और दूसरा सिरा ड्रैग में निर्मित किया जाता है। तो एक सिरा जो होता है वो कोप में यूज किया जाता है और दूसरा ड्रैग में यूज किया जाता है। अगला हमारा आता है डाई कास्टिंग प्रोसेस। डाई कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसे मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की हम डाई बना लेना। डाई बनाने का मतलब है कि उसके आधार पे हम जितने भी प्रोडक्ट चाहें उसे हम तैयार कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग मास प्रोडक्शन उत्पादन में किया जाता है। इसमें दो भागे में धातुओं के स्थायी डाइयों का प्रयोग कर सांचे की तरह प्रयोग करते हैं। दोनों भागों को पिघलाने के लिए पश्चात उच्च दाब पिघली धातु को प्रवेशित करा जाता है और डाई में पहुँचने के पश्चात
जल से धातु शीघ्र ठंडी होकर जमा हो जाती है और डाइयों के दोनों भाग को अलग कर ठंडी वस्तु को हम निकाल लेते हैं। मतलब समझा देता हूँ कि अगर आप सभी गए होंगे कभी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो एक मशीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, मशीन है सपोज, यहाँ पर एक इधर डाई लगी होती है और इधर डाई, यहाँ पर एक हॉपर लगा होता है, हॉपर से क्या आता है हमारा मटेरियल, और यहाँ पर एक गुहिका होती है, इसकी वजह से जाता है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बना होता है, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना होता है, दोनों पैटर्न के बीच हमारा पिघला हुआ धातु जाता है और दोनों के माध्यम से हमारा जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनना होता है बन जाता है। इसी को हम कहते हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। देख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस है, इसमें धातु को घूमते हुए सांचे में उड़ेलते हैं और अपकेंद्री बल की वजह से जो राइज़र होता है, आपका रनर होता है, इन सब चीज़ों को मतलब ना यूज करना पड़े, उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। आप सभी से राइज़र और रनर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइज़र और रनर क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि रनर जो होता है वो पिघली धातु को, जो भी पिघली धातु है, ठीक है, उसको हम जो भी गेट में, जो भी नाली नुमा गेट में ले जा रहे हैं या कहीं पर अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ले जाने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप राइज़र को समझ लीजिए और रनर क्या होता है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो मैं इसे नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ राइज़र और रनर को। राइज़र और रनर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि जैसे कोई भी कई सारे नाली टाइप के नुमा पदार्थ हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर मटेरियल्स को ले जाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपके राइज़र रनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, रनर का प्रयोग करते हैं। अब राइज़र क्या होती है, राइज़र एक ऐसा ऑप्शन होता है ऊपर की तरफ लगा होता है, जैसे हमारा जो मटेरियल आ रहा है ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता है या यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता है, उसके ऊपर जब मटेरियल जाने लगता है तो हमको मटेरियल डालना बंद कर देता है, उसका एक सूचक होता है राइज़र, ठीक है। चलिए, तो राइज़र और रनर के बारे में पता चल गया। अब आता है हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्सट्रूजन प्रोसेस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूजन जो होता है एक उपयोगी प्रक्रम है। एक्सट्रूजन प्रायः तप्त एवं ठंडी दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस यानी दाब डाल करके हम क्या करते हैं, वांछित जो भी चीज़ें प्राप्त करना है, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम धातु पर हम ठोस खोखले सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक आता है आपका प्रत्यक्ष या अग्र एक्सट्रूजन, ठीक है, और आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो कई सारे एक्सट्रूजन प्रोसेस हैं, ये आप सभी पढ़ लीजिएगा। खुला और बंद फोर्जिंग में अंतर आप देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में है। और कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। वायर ड्राइंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायर ड्राइंग में वायर को रोल पर हम लपेटते हैं और वायर ड्राइंग में वायर के सिरे को नुकीला कर डाई में पिरोकर जबड़े में जकड़ते हैं। इसके बाद जबड़े के तार को डाई से बाहर खींचकर कर्षण ब्लॉक के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है। तो यह आपका वायर ड्राइंग प्रोसेस है, ठीक है। वायर ड्राइंग का जो प्रोसेस है, इसमें तार को एक समान बल लगाकर सतत रूप से लगातार नहीं किया जाएगा तो तार का व्यास किसी स्थान पर अधिक और किसी स्थान पर कम प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक लपेटने का आप सभी कह सकते हो कि एक प्रोसीजर है, ठीक है। एक्सट्रूजन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया कि यह हाइड्रोलिक प्रेस लगा करके किसी भी धातु को दबा करके एक वांछित आकृति को प्राप्त करना, ठीक है। रोलिंग प्रोसीजर है। मैं जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर डाई कास्टिंग है, कास्टिंग में बहुत सारी रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक जो कि मैंने इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ा रखा है। कास्टिंग डिफेक्ट में कई सारे डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका ब्लो होल आ जाना, गैस होल हो जाना, पिन होल हो जाना, इस तरीके के रेत के कण गर्म सतह चिपक जाते हैं जिसे हम डार्ट कहते हैं, ठीक है। वहाँ से टूट कर गिरने लगना उसे हम ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की डिफेक्ट्स आते हैं, ये भी पूछा जाता है। और फ्लक्स मटेरियल वगैरह के बारे में भी मैंने यहाँ पर फ्लक्स के बारे में लिख दिया, तो इसको भी पढ़ लेना, फ्लक्स, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूँ, बिल्डिंग इलेक्ट्रोड को पढ़ लेना और आप फ्लक्स के भी बारे में पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आता है कौन सा टॉपिक, कोर बनाने की प्रक्रिया है। चलिए, हाँ, कोर बनाने की प्रक्रिया भी पूछा जा सकता है। तो कोर बनाने की कौन कौन सी प्रक्रिया है। कोर के लिए रेत तैयार करना, रेत का सजातीय मिश्रण प्राप्त करने के लिए रेत द्रव्यमान को उलट पलट कर मिलाया जाता है और सभी प्रकार के कोर बंधक के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर हम इसे ओवन में सुखाते हैं और फिर हम कोर में जो भी नमी होती है उसको दूर करने के लिए पकाते हैं
और फिर हम कोर जो भी खुरदरी रहती है उसको हम फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया है। और आप कोर प्रिंट के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स वगैरह पढ़ लेना कोर प्रिंट के बारे में। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है 100% जो कि एग्ज़ाम में लास्ट में वो बता दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा कंप्रेशन मोल्डिंग। क्या पूछेगा? कंप्रेशन मोल्डिंग, या आप सभी से इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, अब कंप्रेशन में किसी भी जो भी मटेरियल है उसको हम हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबा करके वांछित आप एक मटेरियल को प्राप्त करते हो। और आपका एक्सट्रूजन प्रोसीजर क्या होता है? एक्सट्रूजन में क्या होता है कि एक नालिका के माध्यम से डाई के बीच में हॉपर से आप डालोगे, वो पहले पिघलेगी और एक नालिका, एक कह सकते हो एक नली के माध्यम से हमारी जो चीज़ें हैं वो जाएगी और अपने डाई के अंदर जाएगी और फिर वांछित आकृति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका जो भी पार्ट है, मतलब क्या नाम है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो आप सभी का पिघलाओगे तो वो नरम हो जाएगा और फिर से आकृति में ढाल सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को फिर से नहीं ढाल सकते। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण ही से आप देख लीजिएगा। और जो मैंने बताया कि कंप्रेशन मोल्डिंग जो है और इंजेक्शन मोल्डिंग, इन्हें दोनों आप पढ़ लेना। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोल्डिंग डिफेक्ट्स मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में पढ़ाया नहीं है। वैसे अगर मैं डेप्थ में पढ़ाऊँ तो ये 3.5 से 4 घंटे का लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो फिर कभी मौका मिलेगा सारी चीज़ों को। बाकी आप इस नंबर के माध्यम से नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा 9369041920। नोट्स की प्राइस सिर्फ 49 है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।